नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। 2 चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और बीजेपी की इसी पहली सूची में 107 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं सामने, जिनमें सीएम योगी हैं जो कि गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। नोएडा से पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और इसी तरीके से अतुल गर्ग गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मृगांका सिंह को कैराना से टिकट दिया गया और थाना भवन से सुरेश राणा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सरधना से संगीत सोम फिर से बीजेपी से टिकट हासिल कर चुके हैं। तो ये हैं बीजेपी के वो बड़े लड़ैया जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे और जीतकर फिर से सीएम योगी को सीएम बनाएंगे। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कौन कौन है फिलहाल में जिनका एक बार फिर से टिकट सुनिश्चित हो चुका है। आज 107 उम्मीदवारों के फिर से नामों की यहां पर ऐलान के साथ ही कौन कौन दोबारा लड़ रहे हैं, किसका टिकट कट चुका है, वो तस्वीर साफ हो चुकी है जिसका इंतजार किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें सीएम योगी खुद गोरखपुर शहर से टिकट ले चुके हैं। पार्टी के इस ऐलान के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवारों की सूची आप लगातार देख रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। आज की सूची में 107 चेहरे हैं जिनके नामों की घोषणा हो चुकी है। खास बात यह है कि पहले चर्चा चल रही थी कि ज्यादा कुछ उम्मीदवार जो हैं पुराने उनके टिकट कटेंगे, लेकिन 21% नाम इस बार कट गए हैं, जबकि कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। और वहीं सुरेश राणा को बीजेपी ने फिर से थाना भवन सीट से उतारा है। उम्मीदवारी तय होने के बाद सुरेश राणा ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। 2022 का चुनावी बिगुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रथम चरण की सूची जारी कर दी है, जिसमें कि सबसे पहला कद्दावर नेता जो हमारे यहाँ के हैं, थाना भवन के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका टिकट फाइनल किया है। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता पर, एक किसान के बेटे पर लगातार तीसरी बार यकीन किया है, मुहर लगाई है। और मैं अभिनंदन करता हूँ थाना भवन की जनता का कि लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और 2022 में भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारी प्राथमिकता हमेशा से विकास रहा है, विकास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ 5 साल की सरकार चली है, और आपने देखा होगा शामली जनपद में चाहे 250 बेड का हॉस्पिटल हो, चाहे 800 करोड़ रुपए का बिजली घर हो, चाहे सड़कों का जाल हो, और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। जिस तरह से कैराना से पलायन होता था, लोगों को अपना 400 साल पुराना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था और सरेआम अपहरण होते थे, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी। आदरणीय योगी जी की कानून व्यवस्था में आज एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो पलायन कराने वाले लोग थे उन्होंने पलायन किया है। आज जो गुंडा लोगों को भय और आतंक में रखता था, आज गुंडा भय में है और 50-50 हज़ार का इनामी आज ठेली पर खड़ा होकर के केले बेच रहा है। ये योगी जी की कानून व्यवस्था है और मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था, हर किसान मुस्कुरा रहा है। किसान को लगता है आसानी से मैं खेत में जा सकता हूँ। नौजवान मस्ती के साथ अपने रोजगार के साथ आगे बढ़ रहा है, बहनों का सम्मान हो रहा है और निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, उसी पर आगे बढ़ते हुए हम विकास के साथ चुनाव में आगे बढ़ेंगे। देखिए, साफ तौर से कह रहे हैं कि योगी जी ने कोरोना के समय में भी यहाँ पे काफ़ी पैसा भेज करके यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। धन्यवाद दे रहे हैं योगी और मोदी जी को। न्यूज़ वन इंडिया के लिए शामली से अमित मोहन गुप्ता। और वहीं बिलासपुर सीट से बलदेव सिंह औलख पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। टिकट मिलने के बाद बलदेव सिंह औलख ने हमारे सहयोगी से बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आज फेज 2 और फेज 1 के जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, आज फिर रामपुर में सरदार बलदेव सिंह औलख पे जिस तरह से विश्वास जताकर उनको टिकट मिला है, आज हम उन्हीं के बीच हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि ये जो चुनाव है किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। मैं सीधी बात करता हूं, मंत्री जी पहले तो न्यूज़ वन इंडिया में जो है आपका स्वागत करता है और बधाई आपको टिकट की। ये जो चुनाव है ये धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा या मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा? धन्यवाद आपका। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने
शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पे विश्वास करके दोबारा चुनाव की बेला में उन्हें किया है, मुझे भेजा है। और दूसरी बात जो आपका सवाल है कि धर्म पे या किस पे चुनाव लड़ा जाएगा, देखिए 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का माननीय योगी जी ने काम किया है और इस सरकार की 5 साल की उपलब्धि विकास और विश्वास का जो काम किया है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें पता है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करेगी और हम लोगों को दोबारा सरकार बनाने का मौका देगी। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बिलासपुर में देखने को मिला, इसका असर कहीं आपके चुनाव पे तो पड़ने नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। किसान हमारे अन्नदाता थे। किसानों ने जो आंदोलन किया है वो उनकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव की जयंती पर इस जो कानून बनाए थे सारे रद्द किए हैं। उस पर पूरे किसानों का दोबारा से विश्वास और उनके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जगह है और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को सबने दिया है और उन्हीं के इस विकास को लेके हम लोग आगे। इधर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई और उसके बाद अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 2022 को चुनाव को लेके पर्चा की पहली लिस्ट आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं अनिल राजभर जी, जो कि पिछड़ा नेता भी माने जाते हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और हम उनसे बात करेंगे। सर, पहली लिस्ट आई है, कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना? बहुत अभिनंदन है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जनता के अंदर भी एक विश्वास पैदा होगा कि हम बैकडोर से आने में विश्वास नहीं रखते। जनता की अदालत को हम मानते हैं सबसे बड़ी अदालत, जनता जनार्दन है, उसका फैसला स्वीकार है। तो आज जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को, श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ाने का, हम सब लोग स्वागत करते हैं। और मैं विशेष तौर पे स्वागत करना चाहता हूं पार्टी का कि एक सामान्य सीट पर एक दलित को चुनाव लड़ाने का जो फैसला पार्टी ने किया है ये अभिनंदन योग्य है। हमारे पार्टी में जो क्षमता का, जो योग्यता का जो मूल्यांकन होता है उसका जवाब, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कहीं आपको देखने निर्णय ये तो नहीं गया था एक को जो एक आपके साथ हुआ, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, जो उन्होंने बताया कि दलितों का यहाँ अपमान हुआ है, अनुसूचित जाति है उनका ख्याल नहीं रखा गया, उससे उपेक्षित माना गया यहाँ पे, उसको कहीं ये भरपाई करने की तो कवायद नहीं है कि आप जो समान सीटों पर दलितों को देंगे टिकट? भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से जरा भी न प्रभावित होने वाली पार्टी है और ना ही इनकी हम परवाह करने वाले लोग हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से ये उतरे हुए चेहरों को देख रही है। मैं इसी पार्टी कार्यालय में आप सब लोगों से चुनाव के बाद फिर मिलूंगा। आप मेरी बात को याद रखिएगा, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2017 से बड़ी और सशक्त सरकार हम बनाने जा रहे हैं। राजभर जी, माना जाता है कि ओबीसी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक रहता है, हमने देखा है कि जो विकास के काम होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, वो चुनाव के पहले तक ज़रूर रहते हैं सबके उसमें, पर जब चुनाव आता है, जब टिकट की बात आती है तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म आपके विकास कार्य पे हावी होता है। यही चीज़ हमें देखने मिली, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, आज भाजपा का भी 44 सीटें ओबीसी को दी गई हैं, 19 SC ST को दी गई हैं, 10 महिला को दी। कैसे देखते हैं, क्या कास्टिज्म है? कि हम तो, आप देखिए तो हम तो विकास की बात करना चाहते हैं और हमारा तो नारा ही है, पूज्य प्रधानमंत्री जी ने हमें रास्ता दिखाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजभर जी जो बताए थे, अनिल राजभर जो बता रहे थे कि 2022 में अब हम जनता के पास चले गए हैं, जनता की अदालत में है और जनता ही निर्णय लेगी। पर यकीन है कि 2022 में 10 मार्च 2022 को जब आप हम यहाँ से मिलेंगे तो हमारा एक बार फिर से परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से 350 का आंकड़ा पार करेगी। पर क्या ये मुमकिन है? क्या 350 का आंकड़ा पार करना मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। 107 नाम साफ हो चुके हैं और उसमें देखिए जातीय अनुपात को भी बड़े सही तरीके से फिट बिठाने की कोशिश की गई है। लगातार उन तमाम अनुपातों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अयोध्या या मथुरा से नहीं बल्कि गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कृष्ण त्यागी आगरा से मेरे साथ हैं, प्रिया राणा से मेरे साथ हैं और आशीष पांडे कौशाम्बी से मेरे साथ हैं और यादराम भारती भी हैं गाजियाबाद से। तो ये तमाम मेरे जो सहयोगी हैं वो लगातार हमें अपडेट करते रहेंगे। एक बार यादराम का रुख कर लेते हैं। यादराम, गाजियाबाद में तस्वीर साफ है, कौन चुनावी मैदान में है,
गाजियाबाद में अब क्या फिलहाल जो बीजेपी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता हैं उनके जहन में चल रहा है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके नेता का उनके इलाके से उम्मीदवार का चेहरा साफ हो चुका है। देखिए, पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर गाजियाबाद में असमंजस की स्थिति थी कि और ये लगातार एक माहौल बना हुआ था कि कई टिकट ऐसे हैं गाजियाबाद में जो कि कटेंगे और कई विधानसभा प्रत्याशी इस बात को लेकर उनकी रात की नींद उड़ी हुई थी। और इसके अलावा जो विपक्ष जो पार्टी के ही जो दूसरे नेता हैं वो भी अपनी कोशिश करने में लगातार जुटे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोधी हैं, जो एक तस्वीर थी उस पर धूल तो हटी ही है और ये साफ हो गया है कि पांचों विधायक जो हैं वो रिपीट होंगे और वही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक चुनावी रणनीति की बात है तो पुरानी चुनावी रणनीति को लेकर वो उतरेंगे और जिस तरीके से पार्टी से भाजपा से अन्य दलों में जाने की जो एक होड़ मची हुई थी और जो कई लोग यहाँ से वहां गए, उसको लेकर हमने जब इन नेताओं से, प्रत्याशियों से बात की तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो अपने मतलब के लिए जो छोड़कर गए हैं लोकपाल जो नेता है, उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट है, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह की जनता है। यहाँ पर जो लोकदल का जो एक कैंडिडेट है वो अभी फाइनल हुआ है, सुरेंद्र कुमार मुन्नी यहाँ पर प्रत्याशी होंगे, जो कि अभी कुछ ही देर पहले घोषणा हुई थी। यहाँ पर वेस्ट को लेकर के जो किसान आंदोलन है उसको लेकर जरूर गहमा गहमी रहने की उम्मीद है और यहाँ पर माना जा रहा है कि किसान आंदोलन और जाटों को लेकर के जो चीजें होंगी वो सामने जरूर आएंगी प्रचार के दौरान। इसके अलावा साहिबाबाद को एक सेफ सीट और गाजियाबाद को एक सेफ सीट के तौर पर गाजियाबाद में खासतौर से बीजेपी के लिए देखा जाता है। तो वहीं जो लोनी की अगर बात करें तो वहां पर नंदकिशोर गुर्जर जो है उनका टिकट फाइनल हुआ है। हालांकि जिस तरह से वो बयानबाजी करते थे और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में जो कार्रवाई रोकने का काम किया था, उससे लग रहा था कि उनका टिकट जरूर कटेगा और उनको टिकट न मिलकर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। लेकिन सभी जो विवाद हैं, सभी जो अफवाहें हैं, उन पर विराम लगा और एक बार फिर से इन पांचों सिटिंग विधायकों पर भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। जी, मैं आपके पास आती हूँ। कृष्णा भी आगरा से हमारे साथ में। कृष्णा, आगरा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, यहाँ से कौन आगरा की बात हो, किसी भी जोन से कौन प्रत्याशी होगा ये अब तय है। तो इन तमाम नामों के साफ होने के बाद फिलहाल कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहाँ? मैं बता दूं कि जिस प्रकार विधानसभा का चुनाव बचा है, उसके बाद काफी लोगों को ये उम्मीद थी कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन सीट से किससे दावेदारी, किससे सीट मिलेगी। तो ये बिल्कुल आज साफ हो गया है। आज सूची जारी हुई है। प्रथम चरण का जो चुनाव था उसमें आगरा का नाम भी है, उसमें आगरा के सभी बीजेपी के प्रत्याशियों की नाम साफ हुआ है। तो उसके बाद सुबह से ही जैसे ही नाम क्लियर हुआ है, उससे ही सभी प्रत्याशियों के बिल्कुल आवाज पर ढोल नगाड़े के साथ बिल्कुल उत्साह जोश दिखाई दे रहा है। इस समय में खैरागढ़ प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के निवास पर हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जिस प्रकार से ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है, तो निश्चित तौर से ये देखा जा सकता है काफी लोगों में उत्साह है और ये यहाँ के लोग बिल्कुल भरपूर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी इस तरह का एक पार्टी है, क्योंकि सभी लोगों को इस पार्टी को लेकर काफी उत्साह भी है और काफी इस पार्टी के प्रति सब काफी वो भी है। इसके चलते काफी लोग यहाँ काफी समर्थन भी है और दोपहर से ही जैसे नाम साफ हुआ उसके बाद ही उत्साह दिखाई दे रहा है। जो पीछे जो ढोल नगाड़े की आवाज सुन रहे हैं, इस बात का ये प्रतीक है कि इन लोगों में काफी उत्साह। यहाँ इन लोगों से बातचीत करेंगे, इन लोगों का क्या कहना है। सर, नाम बता दीजिए। योगेश कुशवाहा, कार्यालय प्रभारी, भाजपा। भाजपा में जिस प्रकार आज फाइनल हुई है टिकट, तो क्या मानते हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के? कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज के नेता है भगवान सिंह कुशवाहा। खैरागढ़ विधानसभा से जो टिकट भाजपा ने भरोसा जताया है, टिकट दिया है, निश्चित ही खैरागढ़ विधानसभा में आगरा के 9 की 9 विधानसभा सबसे बड़ी जीत भगवान सिंह कुशवाहा जी की होगी। क्या मानते हैं इस बार किस तरह से, जैसे क्या क्या मुद्दे होंगे, यहाँ पर कुछ जानकारी है? सर्वप्रथम विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। क्षेत्र में विकास हो, रोजगार मिले, युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिले। काफी लोग ऐसे भी हैं बीजेपी से दूसरी पार्टियों में गए हैं, इससे कुछ प्रभाव फर्क पड़ने वाला है? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है, निश्चित ही तौर पे जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो नारा दिया था 325 प्लस, हम 325 प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पूजा, ये लोग तो बता रहे हैं कि 325 से भी इस बार पार हम बनाएंगे इस सरकार से, और इस पहले से भी ज्यादा समर्थन इन लोगों का दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर से बड़ी जीत
कह सकते हैं कि भाजपा के खाते में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। जी सचिन जौहरी भी हमारे साथ में है मुजफ्फरनगर से। सचिन, बात अगर मुजफ्फरनगर की हो तो क्योंकि ये इलाका तो और भी बहुत ज्यादा दिलचस्प भी है, बहुत महत्व भी अपनी तरफ से अलग ही रखता है, ऐसे में यहाँ पर भी क्योंकि अब तस्वीर साफ हो चुकी है तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 5 प्रत्याशी भाजपा ने रिपीट किए हैं। एक प्रत्याशी जो मीरापुर विधानसभा से है, प्रशांत चौधरी को लाया गया है, जो बाहरी प्रत्याशी है और उनका जबरदस्त विरोध इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। क्योंकि मीरापुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पहले भी अवतार सिंह बढ़ाना रह चुके हैं, जो बाहरी प्रत्याशी थे, और वो 5 साल लगातार गायब ही रहे हैं इस क्षेत्र से। तो यहाँ की जो जनता है वो पहले से ही त्रस्त है, और इस बार भी जैसे ही भारी प्रत्याशी आया तो जमकर इस विधानसभा क्षेत्र में विरोध हो रहा है। बाकी 5 जो प्रत्याशी हैं वो यहीं के हैं, यहीं लोगों के बीच में रहने वाले हैं, सुख दुख में रहने वाले हैं। तो जो उनके समर्थक हैं और लोगों की जो काफी यहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों में आज जैसे ही उनके नाम की डिक्लेयर हुए तो लोगों ने काफी उत्साह से उनका स्वागत किया है। जी, अगर यहाँ पर लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता समर्थक है, वो काफी सेटिस्फाइड हैं। एक सिर्फ यहाँ पर नाम बदला है, बाकी क्योंकि सब रिपीट हो रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, एक विधानसभा मीरापुर को छोड़कर बाकी किसी भी विधानसभा में कोई खास नाराजगी नहीं है। कुछ यहाँ पर किसान आंदोलन काफी लंबा चला है, तो भारतीय किसान यूनियन और किसानों की राजधानी कही जाती है बुढ़ाना विधानसभा, तो वहां पर कुछ लोगों में नाराजगी है। बाकी और विधानसभाओं में कोई इस तरह का कोई खास नाराजगी नहीं है। आशीष पांडे भी हैं कौशाम्बी से, बने हमारे साथ में। आशीष, बात अगर कौशाम्बी की करें, यहाँ पर तो खुद डिप्टी सीएम हैं जो चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो यहाँ पर लोगों में इस बात को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आशीष जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से असमंजस बना था कि डिप्टी सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये जैसे ही आज बीजेपी हाईकमान का फैसला आया, लोगों के समर्थकों में काफी उल्लास और खुशी रही, और यहाँ तक कि जैसे कि लोगों में लोग पटाखे भी छुड़ाने लगे। और पूरे अगर रातू की बात करें या कौशाम्बी की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जैसे ही उनका ये होगा कि इस विधानसभा में वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, समर्थकों में काफी उल्लास रहा। यानी समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों की क्या इस वक्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि देखिए सीएम डिप्टी सीएम दोनों ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही खास चीजें हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं सिराथू से, और हाई प्रोफाइल सीट भी हो गई अब सिराथू, क्योंकि डिप्टी सीएम तो आज वहां से टिकट मिल गया है। तो लोगों में खुशी है कि इतना बड़ा नेता जो अगर हमारे जिले से विधानसभा से लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आगे भविष्य में अगर कुछ अच्छा होता है या वो अगर जीत हासिल करते हैं तो कौशाम्बी का सिराथू जो है कस्बा है वो और तरक्की करेगा और साथ में पूरा जिला और आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो क्या आमतौर पर होता क्या है कि विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन पिछले अगर कुछ चुनावों की बात करते हैं तो ये परिपाटी बदली सी नजर आई, और विधानसभा चुनाव में भी खूब देश के मुद्दे हावी रहे। अगर इन महत्वपूर्ण सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ असर नजर आ रहा है लोकल मुद्दों का, या फिर नेता के नाम पर ही लोग वोट देने को तैयार हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक गृह जनपद है, उनका जन्म स्थान भी यहीं पे है। और कौशाम्बी जिले की अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा यहाँ पे हैं, जिसमें से सिराथू, मंझनपुर और चाय। अगर बात करें तो आज सिराथू जो विधानसभा उसका घोषित हुए हैं, और डिप्टी सीएम पहले से भी यहाँ काफी आते जाते रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो डिप्टी सीएम ने काफी हरदम कौशाम्बी को काफी आगे रखने की कोशिश की है। कई करोड़ों की सौगात अभी हाल में ही उन्होंने दी है, अभी लोकार्पण किया। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव आचार संहिता लगने पहले उन्होंने मंझन में एक बस अड्डे का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। और बात करें तो गृह जनपद भी है, लोगों के काफी नजदीके हैं उनसे, और गृह जनपद के जाति से बारे लोग परिवार की तरह ही मानते हैं। और सिराथू की बात करें तो उनका बचपन वहीं बीता है। तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करें तो उनका गृह जनपद होने के कारण काफी सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के बीच में, और यही एक कारण रहा कि जैसे ही आज गृह जनपद में उनका डिप्टी सीएम का जैसा ऐलान हुआ कि सिराथू विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, इससे पूरे सिराथू में खुशी की लहर हो गई। समर्थक भी खुश थे और वहां की जो आम नागरिक हैं उनके अंदर भी काफी उल्लास रहा। और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जब आने वाले वक्त में जो चुनाव आने वाले हैं, उससे जो बाकी 2 विधानसभाएं हैं उससे भी इस पर असर पड़ने वाला है। प्रिया राणा भी हमारे साथ में नोएडा से जुड़ी हुई हैं। प्रिया, इससे पहले
पंकज सिंह के आवास के बाहर थी और वहां पर भी जबरदस्त तरीके से जो उत्साह वो देखने को मिल रहा था पंकज सिंह के कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि एक बार फिर से पंकज सिंह यहाँ से जीतते हुए नजर आएंगे। तो प्रिया, अगर बात नोएडा की जाती है तो क्योंकि लोगों के बीच में भी आप रहती हैं, ऐसे में पंकज सिंह को लेकर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? की तो पंकज सिंह लगातार कार्य करते हुए पहले भी नजर आ रहे हैं। दोबारा पुनः एक बार उनसे फिर से मौका मिला है। भाई हमने आम जनता से भी बात करने की कोशिश की, भाई उनके कार्यकर्ताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पंकज सिंह ने पहले भी बहुत काम किए हैं। वही हमने उनसे एक क्वेश्चन भी किया था कि जो प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण पर किसान लगातार 3 महीने से बैठे हुए थे, तो उन्हें वो कैसे मना पाएंगे। तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि किसानों के साथ उनकी वार्ता हो चुकी है, बोर्ड बैठक की मीटिंग भी हुई थी जिसमें वो खुद भी शामिल हुए थे। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो किसानों की जो वोट है वो भी पंकज सिंह के खाते में जाती हुई नजर आएगी और भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल करने की बात की है। वही अगर हम पिछली कोरोना काल स्थिति की बात करें या रोड की, सड़कों की, सभी तरह की बात करें तो पंकज सिंह उन कार्यों को करते हुए नजर आते हैं जिनको एक बार फिर से दोबारा से एक बार मौका मिला है और उनका दृढ़ विश्वास है कि उनकी जीत हासिल होगी। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे तमाम सहयोगी मौजूद थे और बता रहे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल क्या है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएस राठौर जी। जेपीएस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पे। सर, आज हमने देखा लिस्ट जारी हुई है, पर सबसे अगर बड़ी बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट, हालांकि कयास लगाए जाए थे कि उनको अयोध्या से लड़ाया जाएगा क्योंकि अयोध्या से उनका प्रेम देखा गया है, पर गोरखपुर माना जा रहा है उनके लिए सुरक्षित है। और क्या इसके पीछे एक रणनीति थी आप? नहीं, इसके पीछे कोई रणनीति। माननीय योगी जी बताया जैसे कि कहीं से भी प्रदेश में चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन गोरखपुर से कई बार वो सांसद रहे हैं, वहाँ के वो हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ से चुनाव लड़ाना सबसे उचित है। पार्टी का ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा मैसेज गया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं मैदान में कूद पड़े हैं। तो ये इससे हमको ताकत मिल रही कार्यकर्ताओं को। न केवल ये भी देखा जाएगा कि पूर्वांचल में एक लहर को साधने की कोशिश की जाएगी इसके दौरान। नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश के नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने भर से ही बहुत अच्छा मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं और सब में गया है। जीपीसी देखा गया है कि करीब 20 के आसपास लोगों के टिकट भी कटे गए हैं, तो क्या क्राइटेरिया था उनका टिकट कटने का? क्योंकि माना जाता कि इंटरनल सर्वेस आए थे और चल रहा था कि 100 से अधिक जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट्स कटेंगे, तो क्या उनका क्राइटेरिया था? क्या उनका आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा कुछ? ऐसा नहीं, पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को काम हम देते हैं। जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनको पार्टी में दूसरा काम दिया जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाएगा और एक चेंज के लिए आदमी जो तो एक ही तरीके का भोजन रोज रोज परोसा जाए तो नहीं, तो लोग चाहते कि थोड़ा बदल दो, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिले। ये भी रहता है कि भाई 1 बार 2 बार 3 बार विधायक रह लिया, भाई दूसरे किसी कार्यकर्ताओं को मिले, तो एक मतलब जड़ता जैसी परिस्थिति ना पार्टी में उत्पन्न हो, तो इसके लिए बदलते रहते हैं, फिर से उन लोगों को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेपी राठौर जो बताए थे कि आज आपने मुझसे प्रश्न किया है कि 350 का आंकड़ा पार नहीं, हम आपको 10 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे के बाद आपसे बात करेंगे और आपको जो हमने आंकड़ा पार किया है उसकी लिस्ट जब से दिखाएंगे। तो माना ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो टिकट आया है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका असर न केवल पूर्वांचल में बल्कि आने वाले चुनाव में पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अमित सहानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। इधर बीजेपी की पहली सूची जारी हुई, वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी। आज पहली सूची आई है बीजेपी का सबसे बड़ा जो देखा जाता है, जो लगाया जा रहा था कि किस तरीके से एक बार फिर से गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी को लड़ा जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर है, ऐसे दिन आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। गरीब जनता का, जो वंचित जनता है, आदरणीय मोदी जी ने सबको मकान दिया है, सबको शौचालय दिया है, सबको गैस दिया है, सबके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिया है, 6,000 रुपये महीना उनके खातों में जा रहा है किसान सम्मान निधि। और इतना बड़ा फैसला गरीबों के हित में आज तक किसी सरकार नहीं लिया जितना आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने लिया है। प्रचंड लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, जो हमारे पास सबसे बेहतर उम्मीदवार थे जनता को दिए हैं, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास है।
चलिए फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।